नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। अब दोस्तों, यूँ तो अडानी जी मोदी जी के दोस्त हैं, इसलिए क्या मेहरबानी क्या एहसान इसके कोई मतलब नहीं। लेकिन सरकार में एक शख्स ऐसा है जिस पर मोदी जी आज की तारीख में पूरी तरह से मेहरबान है। और वो जो आदमी है, वो जो शख्स है, वो ये साहब है, संजय कुमार मिश्रा। संजय मिश्रा ईडी चीफ, जिनके नाम से चाहे उद्योगपति हो चाहे कोई नेता हो विपक्ष का, नींद नहीं आती। संजय मिश्रा कहर बरपा रखा है आज की तारीख में। अब संजय मिश्रा की ईडी कैसे काम करती, कैसे टारगेट सेट करती, कैसे छापे डालती है, कैसे पकड़ती है, कैसे जेल भेजती है, कैसे शिकार को फंसाती है, आज इस पर मैं एक बड़ा खुलासा करूंगा। और जो कुछ बताने जा रहा हूं, मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आप सुनकर कुछ देर के लिए दंग रह जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। और सारे सबूत दूंगा, ऐसे नहीं, एक गवाह भी हैं आज। लेकिन इस खुलासे से पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी ईडी की खासियत भी जान लीजिए, संजय मिश्रा की खासियत भी जान लीजिए, इनकी स्पेशलिटी क्या है। और इनकी खासियत यह है कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, असम हो, गुजरात हो, ये वहां नहीं जाते। चाहे जितनी शिकायतें हों, चाहे करप्शन की जितनी कंप्लेंट हो, संजय जी मोदी जी के राज्यों में नहीं जाते। अब मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की हकीकत देखिए। उत्तर प्रदेश जहां योगी राज है, जहां बुलडोज़र राज है, लेकिन दबी ज़ुबान में लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में धड़ल्ले से माइनिंग चल रही है, खनन हो रहा है, और एक सिंडिकेट है, एक ऐसी लॉबी है जिसकी तूती बोल रही है और पुलिस भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब उत्तर प्रदेश का एक चैनल है भारत समाचार, आज उसने एक वीडियो दिखाया है जिसमें हकीकत है, जो आज वायरल हो गया। और उस वीडियो में माइनिंग माफिया पुलिस को धमका रहा है। सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है दरोगा जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत मैं तुम्हारा बता दूंगा दरोगा जी, बहुत मैं तुम्हारा बता दूंगा दरोगा जी। अब सुना आपने, पुलिस की गाड़ी को घेर कर माइनिंग माफिया कह रहा है उत्तर प्रदेश में कि भाजपा की सरकार है, अगर कुछ हिम्मत दिखाई तो भूत बना दूंगा। अब ये हाल है, ये एक ट्रेलर है, ये एक झलक है उत्तर प्रदेश की। ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं करप्शन की, भ्रष्टाचार की, लेकिन माइनिंग के मामले में संजय मिश्रा साहब उत्तर प्रदेश नहीं रुक करते। माइनिंग की अगर उनको जांच करनी होती है तो संजय मिश्रा, जी हाँ, मोदी जी की ईडी यूपी की जगह झारखंड जाती है, छत्तीसगढ़ जाती है। अब छत्तीसगढ़ में चाहे वो माइनिंग का मामला हो, छत्तीसगढ़ में चाहे वो कोयले का मामला हो, कुछ ना कुछ राजनीति हर मामले के पीछे। अब माइनिंग का ही मामला देख लीजिए, अब तक ईडी ने छत्तीसगढ़ में 200 से ज़्यादा छापे डाले। और आज मैं जिसकी गवाही आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो कोई इंस्पेक्टर नहीं है पुलिस का, वो कोई विधायक नहीं है, सांसद भी नहीं है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जिन्होंने पहली बार कैमरे पर खोलकर आप बीती बताइए। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके आदमियों को घेर रही है संजय मिश्रा की ईडी, किस तरह से 5-5, 6-6 दिन तक बंधक बना लिया जाता है घर में, किस तरह से कागज लिखा हुआ स्टेटमेंट लाया जाता है और कहा जाता है इस पे साइन करो, बोरे में बंद करके पिटाई होती है और फिर कहा जाता है कि अगर साइन नहीं करोगे तो जेल जाओगे, और जेल जाओगे तो मुद्दतों तक बेल नहीं होगी। सुनिए, मुख्यमंत्री को सुनिए। घरों में जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल जब्त करते हैं, फिर घर में जो संपत्ति है, जो रुपया नगद है, ज्वेलरी है, उसको सीज करते हैं, बैंक खाते सीज करते हैं। 5-6 दिन तक के घर में बंधक बना कर रखते हैं, चाहे वो वृद्ध माता पिता हो, बीमार हो, उनसे कोई लेना देना नहीं। अब घर में बंधक बनाने की, यानी घर में ही नज़रबंद करने की बात तो आपने सुन ली। अब जरा बोरे वाली बात भी सुन लीजिए, बोरे में बंद करके पीटने वाली बात। मार पीट के, जैसे कहते हैं ना, बंदर को बोरे में पकड़ लिया, उसे पीट रहे हैं, बोल तो कुत्ता है। तो हमारे यहाँ स्थिति ज़बरदस्ती मार पीट के लिखवा रहे हैं कि हाँ
तुमने ये गलत किया है और तुमने इसको पैसा दिया है, लिखो। तो आपने सुना कि कहीं घर में ही बंधक बना लिया, कहीं बोरे में बंद करके पिटाई कर दी, और कहीं कागज़, लिखित कागज़ लिया और कहा साइन कर दो, जो पिक्चरों में दिखाया जाता है कि साइन कर दीजिए, सिग्नेचर चाहिए आपके बंदूक की नोक पे। बघेल साहब को सुना, अब टाइगर साहब को भी सुन लेते हैं, और फिर एक और बड़े खुलासे पर। बघेल साहब ने बोल दिया, अनिल देशमुख ने बोला नहीं, लेकिन अनिल देशमुख ने उससे भी ज्यादा चीज मुझे बताई जो मैं आज रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। जी, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे हैं, उनके ग्रैंड डॉटर जो बच्चे हैं 8-8, 7 साल, 6-6 साल के, उनको तक हाथ पकड़ के झिझोड़ के पूछते थे, बताओ ये आदमी तुम्हारे घर आता कि नहीं, बोलो ये आदमी आता है घर, और वो बच्चे रोते थे। आप इमेजिन करो एक छोटे बच्चों के साइकोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ता होगा उन पे। अब मोदी जी की ईडी कह लीजिए या संजय मिश्रा की ईडी कह लीजिए, ये ईडी और ईडी की टीम भूपेश बघेल के पीछे क्यों पड़ी हुई है? इसका एक कारण तो आज बघेल साहब ने खुद ही बता दिया एक सवाल के जवाब में। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अडानी साहब भी हैं, क्योंकि अडानी साहब चाहते हैं कोयले की जो खदानें हैं, जो बीजेपी के टाइम पे जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब दिल खोल के अडानी साहब को खदानें दी गई थी, कोल माइंस दी गई थी, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सरकार है वो उसमें बाधा बन गई है। सुनिए, पहले बघेल साहब को सुनिए आप। तो क्या आपका इशारा गौतम अडानी की तरफ है? आप उनको काम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सही बात है, मेरे पास वो भी लिस्ट है कि किन किन खदानों पे देख, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो जितने खदानें राज्य सरकारों के लाट की गई, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, वो सब के एमडीओ वही थे। अब वो अड़ंगा हम बीच में हम लोग आ गए हैं। अब दोस्तों, कई गंभीर आरोप आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी जी के ईडी पर लगाए, संजय मिश्रा की घेराबंदी की कोशिश करी और कहा कैसे कानून को ताक पर रखकर आज देश में विपक्ष की घेराबंदी की जा रही है। लिखे हुए बयानों पर दस्तखत करा लिए जाते हैं दबाव डाल के, 5-5, 6-6 दिन के लिए बंधक बनाया जाता है, टॉर्चर और हैरासमेंट किया जाता है, कहा जाता है जेल भेज दूंगा, और ये सब कुछ जैसे कोई माफिया ऑपरेशन हो रहा हो। ऐसा लगता है कभी कभी जैसे इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी देश में लगी। और मुझे लगता है कि आने वाले जो 20 दिन हैं, क्योंकि 15 सितंबर को संजय मिश्रा को कुर्सी से उतरना है चंद्रचूड़ साहब के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो 20 ही दिन हैं, आप मान लीजिए। इन 20 दिनों में क्या कोहराम मचाने जा रहे हैं, क्या तहलका मचाने जा रहे हैं, कौन सा तूफान लाने जा रहे हैं संजय मिश्रा, हम इस पर भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ और झारखंड की भी, जहां पर मोदी जी के दोस्त अडानी की नजर है। क्या एक व्यापारी के लिए, क्या एक उद्योगपति के लिए 2-2 राज्य के मुख्यमंत्री जेल भेजे जा रहे हैं? क्या 2-2 राज्य खाली कराए जा रहे हैं जैसे कोई मकान हो? मुझे लगता है इसकी तह में जाना चाहिए। टाइगर, जो पहला सवाल है, भूपेश बघेल जिनके स्टेट में 200 छापे पड़ चुके हैं, और हम यहां आज भूपेश बघेल को डिफेंड नहीं कर रहे, ना हमारा भूपेश बघेल से कोई सरोकार है और ना ही झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं। हम यहां पर सिर्फ संजय मिश्रा का खेल बताना चाहते हैं, और वहां पर जो बातें आज भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने कही हैं बहुत चौंकाने वाली हैं। भूपेश बघेल बता रहे हैं, और मैं उनको कोट कर रहा हूं यहां पर, कि आईटी और ईडी की टीम, संजय मिश्रा की टीम घरों में जाती है, 5-5, 6-6 दिन तक वहां पर जो लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं या ठेकेदार होते हैं या व्यापारी होते हैं, उनको 5-5, 6-6 दिन तक घर में बंधक बना लिया जाता है, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। उनके मोबाइल जब्त करते हैं, बैंक खाते सीज कर देते हैं, ज्वेलरी सीज कर देते हैं, माता पिताओं को बाहर नहीं निकलने देते, और अक्सर बोरे में बंद करके पीटते हैं। ये वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री, बोरे में बंद करके पीटते हैं, और पीटने के बाद ये जो हम कागज लाए हैं, इस कागज पे जो लिखा है उस पे दस्तखत करो, और दस्तखत नहीं करोगे तो फिर जेल जाना पड़ेगा, और जेल जाओगे तो 1-1 साल, 2-2 साल तक बेल नहीं होगी। तो जेल में सड़ना है
या कागज पे साइन करना है, यानी गवाह बनना है या मुजरिम बनना है। इस तरह की बातें कोई विधायक नहीं कह रहा था, कोई छोटा शकील या अनीस इब्राहिम जैसा कोई क्रिमिनल नहीं कह रहा था, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहा है। और मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं कि हमें बघेल साहब से कोई लेना देना नहीं है। बघेल साहब जेल जाएं ना जाएं इससे मेरा कोई मतलब नहीं ना टाइगर का, लेकिन जो उन्होंने खुलासे किए हैं संजय मिश्रा की टीम के बारे में, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। टाइगर, संजय मिश्रा और उनकी ईडी, इस तरह की पूछताछ, इस तरह उन्होंने किसी तरह जो बीजेपी के स्टेट में, हमने संजय मिश्रा का यह रूप बीजेपी के स्टेट में क्यों नहीं देखा? हमने ये असम में क्यों नहीं देखा? हमने ये महाराष्ट्र में क्यों नहीं देखा? झारखंड और छत्तीसगढ़ में ही ऐसा क्यों हो रहा है? टाइगर, हमने तो आपको कहा कि ये तो झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन तमाम जगह पे होगा जहां भाजपा का विरोध प्रखर है, जहां भाजपा के विरोधी बैठे हैं, जो भाजपा के साथ आने को तैयार नहीं, जो इंडिया गठबंधन के प्रोमिनेंट प्लेयर है, उनके साथ तो होगा। बघेल साहब इसलिए परेशान किए जा रहे हैं क्योंकि वो एटीएम है कांग्रेस का। बघेल के वहीं से भी कांग्रेस को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। दूसरी बात, ये जो कोल स्कैम है, ये जो लॉटरी का जो ये सट्टा जो खेला जाता था, ऑनलाइन सट्टा, वो जो पोर्टल है, या दारू का जो है सिंडिकेट, ये तो 5 साल से चल रहा था। अभी अभी क्यों सामने आया? 3 महीना, ये सब तो चुनाव 3 महीना एकदम नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे एकदम सही, एकदम दुखती रख पकड़ ली कि भाई अगर ये खेल चल रहा तो पहले क्यों नहीं? भैया टाइगर, 15 सितंबर डेडलाइन है, 15th ऑफ सितंबर, उसके बाद उनको कुर्सी से उतरना है संजय मिश्रा को। मैं ये पूछने चाह रहा हूं कि बोरे में बंद करके, ये तो हम लोग फिल्मों में देखते थे, ये अक्सर ऐसा ही करते हैं, बोरे में बंद करके। बघेल साहब ने बोल दिया, अनिल देशमुख ने बोला नहीं, लेकिन अनिल देशमुख ने उससे भी ज्यादा चीज मुझे बताई जो मैं आज रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। जी, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे हैं, उनके ग्रैंड डॉटर जो बच्चे हैं 8-8, 7 साल, 6-6 साल के, उनको तक हाथ पकड़ के झिझोड़ के पूछते थे, बताओ ये आदमी तुम्हारे घर आता कि नहीं, बोलो ये आदमी आता है घर तुम्हारे, और वो बच्चे रोते थे। आप इमेजिन करो एक छोटे बच्चों के साइकोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ता होगा उनके, और क्या वो दादाजी टूट नहीं जाएगा, वो नाना टूट नहीं जाएगा जब अपने ग्रैंडसन का ऐसा काम करता हो। बोरे में बैठ के पीटना, ये उनका एक मोडस ऑपरेंडी है, और ये सभी जगह करते हैं। क्या शाहरुख के बेटे को इस तरह से उपयोग में नहीं, शाहरुख खान के बेटे को ऐसा रगड़ा नहीं था? ये मोडस ऑपरेंडी इसलिए है क्योंकि दिल्ली का आशीर्वाद है। मैं जो चौंक रहा हूं टाइगर, उनका ये जो कहना कि वो सीधे एक कागज दिखाते हैं, उस पर लिख के पहले से स्टेटमेंट ले आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि इसको हमने पैसा दिया, इसको ये दिया, इसको हमने जो है ठेकेदार बोला है, और उस पर कहते हैं अब दस्तखत करिए। यानी कायदे से होना क्या चाहिए था, जो भी पंचनामा होता है, बकायदा 5 पंच होते हैं, उनके सामने जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। कोई भी फर्द बनती, जब पुलिस छापा डालती है, ईडी छापा डालती है जी, तो उसमें सबके सामने क्या क्या बरामद हुआ। यहाँ तो पिस्तौल की नोक पे सारा खेल दिख रहा है। ये तो होना ही था ना, ये तो होता ही है, ये कोई नई बात नहीं बघेल साहब बोल रहे हैं। बघेल साहब भी ऐसे ही करते हैं। जब बघेल साहब के खिलाफ कोई पत्रकार लिखता है तो उसके पॉकेट में गांजा की पुड़ी लगा के उसको ड्रग एक्ट में सुनील नामदेव आज इतने दिनों से जेल में। ये मोडस ऑपरेंडी सत्ता के खिलाफ जो बोलेगा, जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो बिल्कुल बोलने नहीं देते, चाहे बघेल हो चाहे दिल्ली की सब तानाशाह हो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा, आपका क्या कहने का मतलब है कि ईडी, क्योंकि वहां बीजेपी बहुत कमजोर है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। रमन सिंह जो कई बार के मुख्यमंत्री थे, भाजपा के बड़े नेता थे, उनको खुद ही ढक्कन कर दिया मोदी और शाह ने। तो अब क्योंकि कोई नेता नहीं है तो संजय मिश्रा ही नेता है। संजय मिश्रा ही भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाजपा के अमित शाह हैं, भाजपा के मोदी हैं। संजय मिश्रा ही सब कुछ है। और संजय मिश्रा के पास एक ईडी है, एक मशीन है, ईडी चूहा पकड़ने वाली। चूहा पकड़ो चूहेदानी में। संजय मिश्रा जी के बारे में बोला था कि वो कटप्पा है इस साम्राज्य के, जहां संकट है वहां साम्राज्य को भेजना पड़ता है।
और कटप्पा ये नहीं पूछता कि ये गलत है या सही है। कटप्पा ये नहीं करता कि ये मोरली गलत है सही है। कटप्पा ये नहीं देखता कि मेरे व्यक्तिगत संबंध उस इंसान से क्या है। कटप्पा सिर्फ ऑर्डर लेता है, और कटप्पा को ऑर्डर मिलता है कि छत्तीसगढ़ मुझे चाहिए। फिर कटप्पा सारे रास्ते ढूंढ के छत्तीसगढ़ आपकी झोली में डाल देता है। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं कि जैसे बीआरएस से जुड़े हुए जो बड़े ठेकेदार थे शराब के, कई बच गए उसमें, और अल्टीमेटली केसीआर की बेटी भी बच गई। उनको तो बुलाया था, नोटिस दिया था। आपको लगता है कि अगर डील हो जाती है या बीजेपी के जो बड़े नेता हैं इनसे अगर आप सिफारिश लगवा लें, तो चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो कोयला माफिया हो, चाहे वो कोई चिट फंड चलाता हो, या कोई हवाला करता हो, या ऑनलाइन कैसीनो या गेमिंग का काम करता हो, क्या फिर ईडी चुप हो जाती है अगर आपने बीजेपी से सिफारिश लगवा ली, गुजरात लॉबी से? देखिए, ईडी एक पामेरियन टाइप है। नहीं राज, नहीं 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 पप्पी, नहीं चाचा आए हैं, भैया है, पूछ लाता है टॉमी को। क्या ईडी महाराष्ट्र में जिन जिन को नोटिस दे दे उसको प्रोसिक्यूट कर रहा है? क्या ईडी अजीत पवार के पूरे तमाम मामले में एफआईआर मतलब चार्जशीट फाइल करेगा? क्या हसन मुशर्रफ के खिलाफ चार्जशीट फाइल करेगा? क्या नारायण राणे या सुनील तटकरे के बारे में केसेस उछालेगा? जो सचिन जोशी था, जो स्टाफर था एकनाथ शिंदे का, उसको एक नोटिस देने के बाद आगे उस नोटिस का क्या हुआ? जी, ईडी हाका लगाती है। ईडी हाका सिर्फ नेताओं को नहीं लगाती है, ईडी हाका पैसे वालों का कभी लगाती है, और ये ऊपर जाके डील करते हैं। तो आपका ये कहना है कि जैसे प्रोसिक्यूशन रेट क्या है, चलिए यही बता दीजिए, ईडी का प्रोसिक्यूशन रेट क्या है? सजा की दर बहुत कम है। ईडी ने भी, क्योंकि ईडी भी मोदी जी के अंडर ही काम करती है, तो आंकड़ों का खेल करना वो भी जानती है। ईडी ने जब पूरा विपक्ष राष्ट्रपति के पास चला गया कि ईडी का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, तो ईडी ने अपना प्रोसिक्यूशन रेट 95% बताया। 95%। जब मैं चौंक गया। नहीं, मैं तो टाइगर मैं तो आज कह रहा हूं, इसी शो के माध्यम से कह रहा हूं, आप और हम गवाह हैं, आप गवाह हैं, बल्कि मैं तो संजय मिश्रा जी जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमें पता लगा है कि वो प्रोग्राम देखते हैं, मैं तो संजय मिश्रा जी से कहूंगा कि भाई हमारी आपकी कोई अदावत नहीं। जिस तरह से बघेल हमारा दोस्त नहीं है, आप भी ना हमारे दोस्त है ना दुश्मन है, ना बघेल हमारा दोस्त है ना दुश्मन है, हम खुलकर बात करते हैं। कोई ये पेरोल पे यहाँ पर नहीं है, ना हम मोदी के पेरोल पे हैं, ना राहुल गांधी के पेरोल पे हैं, और मैं तो बघेल से कभी मिला भी नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ टाइगर मैं चाहता हूं कि संजय मिश्रा अगर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो कृपया करके आप अपना क्लैरिफिकेशन दीजिए, और मैं वादा करता हूं आज सारे दर्शकों से, दोस्तों से, कि संजय मिश्रा अगर आना चाहें हमारे चैनल पे आए। जो भूपेश बघेल ने आज आरोप लगाए कि संजय मिश्रा के आदमी बोरे में बंद कर देते हैं और पिटाई होती है, 5-5, 6-6 दिन तक हाउस अरेस्ट करते हैं संजय मिश्रा बिना एफआईआर को ईडी की भाषा में ईसीआईआर कहते हैं। बगैर ईसीआईआर लिखे लोगों को उठा लिया जाता है गैर कानूनी तरीके से। रात में 11 बजे पूछताछ होती है आफ्टर सनसेट, और उसके बाद 3-3, 4-4 दिन तक डिटेंशन होता है। इसका जवाब अगर संजय मिश्रा देना चाहें तो उनका स्वागत है, मैं ये कह रहा हूं टाइगर। नहीं बिल्कुल, मैं भी तो हमारे यहाँ अब्दुल कलाम जी थे जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, देश ने राष्ट्रपति बनाया उनको। मैं संजय मिश्रा के लिए तो राष्ट्रपति पद रिजर्व कर, मैं राष्ट्रपति की गुहार लगाऊंगा कि संजय मिश्रा को राष्ट्रपति बनाया जाए, बशर्ते जो नेताओं के खिलाफ केसेस दर्ज किए और बीजेपी में भी आ गए हो उनको जेल भेजने की जरूरत है। क्या हेमंत के खिलाफ कुछ एक्शन लेने को तैयार है? क्या अजित पवार के खिलाफ कुछ एक्शन लेने को तैयार है? तो फिर संजय मिश्रा अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि ऐसा कहा तो गलत कहा होगा। जो कल तक भ्रष्ट थे, जो तुम्हारे टारगेट पे थे, रडार पे थे, कल भूपेश बघेल बीजेपी चला जाएगा तो क्या रेड कॉल अप नहीं होगी? सारे ठंडे बस्ते में पड़ जाएंगे सारे केसेस। हेमंत बिस्व शर्मा, फटाफट लोगों को जमानत हो जाएगी। आसाम में देख लिया हमने, महाराष्ट्र में देख लिया हमने। 1450 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त करने के बाद भी आदमी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है और अब वो चौड़ा होकर ईडी के सामने घूमता है। ईडी की हिम्मत नहीं है कि अब अजित पवार पे हाथ डाले। तो ये आप फिर अपने पद के साथ गलत कर रहे हैं।
फिर आप ईडी का काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं तो फिर कह रहा आप हूं टाइगर, मैं आज कह रहा हूं इसी शो पे मैं कह रहा हूं कि संजय मिश्रा अगर अजीत पवार को अब पकड़ लें जब वो बीजेपी में आ चुके हैं, या संजय मिश्रा असम चले जाए, वहां के भ्रष्टाचार को खोल दे, या योगी जी के यहाँ जो माइनिंग हो रही है, जिसका आज भारत समाचार ने एक प्रमाण दिया वहां के एक बड़े चैनल में कि किस तरह से पुलिस को डांटा धमकाया जा रहा है, बिल्कुल, अगर ये वहां जाके हिसाब मांग ले तो मैं संजय मिश्रा को सैल्यूट करूंगा कि भाई जहां केपीएस गिल खड़े हैं, जहां रिबेरो खड़े हैं, जहां प्रकाश सिंह खड़े हैं, मैं संजय मिश्रा को उसी पायदान पर रख दूंगा। लेकिन सवाल यह है टाइगर कि संजय मिश्रा की हिम्मत नहीं है अमित शाह और मोदी के बिना, मतलब जरा सा भी वो मोदी और अमित शाह के ऑर्डर के इधर उधर नहीं जाते। मैंने इसलिए कहा आपको कि संजय मिश्रा ईडी के डायरेक्टर पद का उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि संजय मिश्रा ईडी के पद के साथ न्याय करें तो ये तमाम लोग जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बने हैं ये जेल में होने चाहिए। चलिए टाइगर, अब आपके तो संजय मिश्रा को सैल्यूट करेंगे। चलिए, लेकिन ठीक है, छोड़िए। संजय मिश्रा सिर्फ ऑर्डर ऊपर से लेते हैं और नीचे एग्जीक्यूशन करते हैं, तो फिर एक आप वन वे ट्रैफिक, हिज मास्टर्स वॉइस है, फिर आपकी बात की ईडी के डायरेक्टर है। वन वे ट्रैफिक है उनका, सीआरपीसी आईपीसी से मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की आचार संहिता चलती है वहां पर। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं टाइगर, मैं दूसरे उस पर आता हूं। अगर भूपेश बघेल ने जो कहा या अनिल देशमुख ने आपको जो बताया, या कभी कभी केजरीवाल बताते या मनीष सिसोदिया बताते थे कि भाई किस तरह से सत्येंद्र जैन के साथ हो रहा है, या और भी बहुत से ईडी के जो पीड़ित लोग हैं, हम लोग रिपोर्टर हैं, हम लोग को मिलते हैं, अगर डरा धमका के, और जिस तरह से फिल्मों में हम फिल्में देखते थे, पुरानी फिल्में अगर आप देखें, डॉन या दीवार, उसमें दस्तखत करा लिए जाते थे एक कागज पे, अगर एक कागज पर बयान लिखकर ईडी ले आ रही है और दस्तखत कर रही, जैसा कि भूपेश बघेल का आरोप है, आपको लगता है इस तरह के मुकदमे अदालत में टिक पाएंगे? इस तरह के ईडी की जो चार्जशीट है ये अदालत में टिक पाएगी? क्या ये एक तरह का फर्जीवाड़ा नहीं लगता आपको? क्या ये आप इमरजेंसी की याद नहीं दिलाता? इमरजेंसी तो कम से कम मालूम था लोगों को कि इमरजेंसी है। ये अघोषित इमरजेंसी बहुत ज्यादा रिस्की है। मतलब ये प्रजातंत्र के चोले में यदि तानाशाह बैठा है तो क्या कर सकते हैं। सवाल ये है दीपक भाई, अनिल देशमुख और संजय राउत की जमानत के दौरान जो न्यायाधीशों ने टिप्पणियां की है वो आंखें खोलने वाली। संजय राउत के केस में तो बोला कि जिसको पकड़ना था उसको छोड़ के इनको क्यों पकड़ा, और अनिल देशमुख के बारे में तो 100 करोड़ का आरोप, टोटल 8-10 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन और 1 करोड़ 25 लाख का चार्जशीट लगी। कोई तो मुझे कह रहा था कि नीतीश कुमार जिनका बड़ा निष्कलंक जो है राजनीतिक यात्रा रही है 25-30 सालों में, और अगर आज हम भ्रष्टाचार का कोई पैमाना देखें राजनीति में तो वो पैमाना उन पे लागू नहीं होता नीतीश कुमार पे। आज भी शायद उनके पास संपत्ति नहीं है, गाड़ियां नहीं है, और उनकी लाइफस्टाइल वैसी नहीं है। नीतीश कुमार तक को घेरने की कोशिश है कि लल्लन सिंह को घेर लो या उनके मंत्री को घेर लो। लल्लन सिंह के तो संजय मिश्रा भी क्या क्या करने जा रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूँ क्या क्या कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं आपको कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के 90% लोग जेल से चुनाव लड़ेंगे जी। 90% चुनाव शरद पवार को फिर घेरने की। अब अजित पवार वाला गुट उधर चला गया तो अब उधर ईडी शांत हो गई। अब जो शरद पवार के साथ बचे हुए उनके यहाँ रेड हुई। अब ये गोल्ड वाले के यहाँ रेड हुई, जो गोल्ड ज्वेलरी का काम करता था उनके, ईश्वर लाल जैन की आप बात कर रहे हैं, ईश्वर लाल जैन जलगांव वाले, उनके यहाँ रेड हुई जी। टाइगर, एक चीज तो आपने आज कही कि संजय मिश्रा आने वाले 20 दिन में प्रलय ला सकते हैं, कोहराम मचा सकते हैं। शुरू हुआ है दीपक भाई। जी हाँ, प्रलय शुरू हुआ है। कयामत के दिन आने वाले हैं, कयामत की रातें आने वाली हैं, और ये 20 दिन जो देश का जो विपक्ष है किस तरह से रात की नींद नहीं आती होगी, तारे दिखते होंगे, करवट बदल रहे होंगे। आज हमने भूपेश बघेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमको ऐसा एहसास हुआ, उनकी घबराहट से, या हम जिस तरह से हेमंत सोरेन को देख रहे थे कल, वैसी ही घबराहट। तो ये जो दौर है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तलवार के दम पर, तलवार की नोक पर विपक्ष को
इमरजेंसी से भी ज्यादा मुझे लगता है गलत बर्ताव किया जा रहा है। टाइगर, आपने आज जो बातें रखी और बहुत निष्पक्षता के साथ रखी, आपने कहा कि साहब संजय मिश्रा अगर आना चाहें अपनी बात रखें तो हम उसको जरूर दिखाएंगे। आपने कहा कि संजय मिश्रा, अगर आपने ये भी कहा कि संजय मिश्रा को आपने एक तरफ तो बता दिया कि साहब हिटलर शाही कर रहे हैं, तानाशाह का जो है वो एक सिपा सलार बने हुए हैं, दूसरी तरफ आपने एक बड़ी बात कही कि अगर संजय मिश्रा भाजपा का किसी आदमी को पकड़ लें, भाजपा के किसी बड़े नेता को भाजपा पकड़ का लें, नहीं, जिन लोगों को ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस पे आपने नोटिस दिए, संपत्ति जब्त की, उनको यदि जेल में डाले तो आप क्योंकि वो सैल्यूट करेंगे। बीजेपी में आ गए तो आप एकदम साफ सुथरे हो गए, तब आप सैल्यूट करेंगे संजय मिश्रा को। सैल्यूट, मैं मूवमेंट चलाऊंगा जितनी मेरी ताकत है उसमें। मैं बहुत छोटा आदमी हूं कि ऐसे लोगों को राष्ट्रपति बना जाए देश का, बशर्ते वो ईमानदारी से काम करें। ईमानदारी से काम करें ना। आपकी ईमानदारी विपक्ष के ऊपर क्यों कहर बन के बरतती है? वही करप्ट आदमी भाजपाई हो जाता है तो आपकी ईमानदारी को ग्रहण क्यों लगता है? सवाल ये है कि आपका भी चश्मा कमल ब्रांड का है क्या जी, जिसमें आपको सिर्फ कमल छोड़ के बाकी सब ब्रांड दिखते हैं? संजय मिश्रा का चश्मा कमल ब्रांड का है या संजय मिश्रा का जो चश्मा गांधी जी वाला है, स्वच्छ भारत वाला चश्मा है, मुझे लगता है आने वाले दिन तय कर देंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। और संजय मिश्रा की भी साख का सवाल है, और साख संजय मिश्रा का नहीं है, साख इस देश की एक बहुत सर्वोच्च जांच एजेंसी का, ईडी का एजेंसी की साख है। संजय मिश्रा आते जाते रहते हैं, लेकिन सीबीआई है, ईडी है, ये संस्थाएं हमेशा खड़ी रहेंगी जब तक देश और संविधान है। तो साख ईडी और सीबीआई का भी है। टाइगर, आप आए, आपने बहुत निष्पक्षता के साथ, मतलब इतना निष्पक्ष तो मुझे लगता है शायद ही कोई और संपादक मेरे करियर में आया होगा जिस तरह से आज आपने, मतलब चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे संजय मिश्रा हो, चाहे मोदी हो, चाहे अडानी हो, कमाल है साहब। नहीं, किसी को बख्शते नहीं, लेकिन ये भी बात सही है कि अगर कोई आदमी राइट ट्रैक पे होता है तो उसको बचाने में भी आप पूरी कोई कसर नहीं छोड़ते। टाइगर, आपकी पत्रकारिता को सैल्यूट है, आप आए, आपने वक्त निकाला, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच सर।